एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा विभिन्न परीक्षाएं चल रही हैं या जो विज्ञापन आने वाला है, जो परीक्षाएं जो है निकट भविष्य में आयोजित होने वाली हैं, परीक्षाएं जैसे चल रही मुख्य रूप से आरआरबी एनटीपीसी की, तो तमाम परीक्षाओं या जो होने वाली है परीक्षाएं जिनका विज्ञापन आया है या जिनकी डेट आ गई है, तमाम परीक्षाओं को दृष्टिकोण रखते हुए हम जो है एक जो हमारा क्लास चल रहा है उसी में जो है एक संक्षिप्त शब्दों का क्लास है। तो इसमें क्या है कि तमाम शब्द दे दिए जाते हैं, उनका जो है फुल फॉर्म में विस्तृत रूप पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का विस्तृत रूप क्या है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है एनसीपीआई, आरटीजीएस, एनएफटी का, तमाम ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं, उनका जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो हम जानते रहेंगे तो उसको बेहतर रूप से कर सकते हैं। तो तमाम शब्द हैं, लगभग हमको लगता है कि 80 या 100 शब्द हैं। अगर उतना शब्द कर लेते हैं तो हमारा काम जो है परीक्षाओं में हो जाता है और हम उस प्रश्न को जो है अच्छे से कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन जो है इसको जो है एक बार ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसका क्या जो है फुल फॉर्म। वैसे भी दैनिक जीवन में तमाम ऐसी शब्दावली आ जाती है जिसका हम मतलब समझने का प्रयास करते हैं, किस शब्द का क्या मतलब होगा। तो हम इसको अगर जानते रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे, दूसरे को बता भी सकते हैं, और परीक्षा अगर देंगे तो वहाँ प्रश्न आएगा तो उसको सावधानी या आसानी पूर्वक से जो है हल कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम जो है एक एक शब्दों को देखते हैं कि इनका जो है विस्तृत रूप क्या है और समझते हैं। तो इसमें पहला शब्द है, संक्षेप शब्द हम लिए हैं, इसका विस्तृत रूप जो है देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला शब्द है, कुछ आर्थिक शब्दावलियां हैं जिनको जो है दिनचर्या या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बैंकिंग कार्यों में अक्सर सुनने को हमको मिलता है या सुनते हैं। तो उससे संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे एनसीपीआई। इसका मतलब क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए इसका जो है मतलब तो फुल फॉर्म इंग्लिश में होगा, लेकिन हमने जो है इसको हिंदी में बना के लिखा है ताकि आप लोग देखते रहिए और जब मैं बोलूं तो उसको सुनते भी रहिए ताकि जो है अच्छी तरीके से याद हो जाए। इसलिए मैंने इसको इंग्लिश लिखा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश देखने में भी थोड़ा सा दूसरे टाइप का लगता है, समझ नहीं पाते स्मॉल लेटर में, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ जाएँ। तो एनसीपीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसका हिंदी भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसकी हिंदी नहीं होगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम होगा इसका हिंदी। लेकिन हम हिंदी पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे कि किसका क्या हिंदी में मतलब होगा, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादातर हमको फुल फॉर्म पूछा जाएगा और इंग्लिश में ही हमको बताना रहेगा। लेकिन हिंदी में लिखा गया केवल सरलता के लिए, हमको जो है वो चीज़ याद रहे, मतलब उसका समझ में आए, इसलिए इसको कैसे लिखा गया हिंदी में। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है एनसीपीआई। भारत में जितने वर्चुअल लेन देन हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने लेन देन हैं, जैसे रुपे कार्ड के माध्यम से हम जो लेन देन करते हैं, यूपीआई है, भीम का मैनेज जो है कौन करता है, तो एनसीपीआई ही उसके पर जो है रिस्पॉन्सिबल है, यही जो है तमाम वर्चुअल लेन देन को करने में मदद करती है। तो ये हो गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है आरटीजीएस। हम बैंकों में जाते हैं, जब हमको जो है 2 लाख रुपए से अधिक का ट्रांसफ़र किसी हमारे जो है निकट संबंधी के खाते में ट्रांसफ़र करना होता है, तो हमें बैंक से अक्सर ये सब सुनने को मिलता है कि आरटीजीएस कर दीजिए। लेकिन क्या है कि बड़े लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। बड़े लेन देन का मतलब 2 लाख रुपए से अधिक का, 2 लाख से ऊपर के लेन देन के लिए आरटीजीएस, नीचे के लिए एनएफटी या नेफ्ट कहा जाता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर इसका हिंदी हम देखें तो वास्तविक समय सकल भुगतान होता है। क्या होता है हिंदी में? वास्तविक समय सकल भुगतान या निपटान होता है। लेकिन हमने कहा कि हिंदी पे हम उतना जोर नहीं देंगे, क्योंकि इंग्लिश का ये संक्षेप शब्द है, तो विस्तृत रूप में इंग्लिश ही पूछा जाता है, तो हिंदी में ज़्यादा उतना हम विशेष वो नहीं करेंगे, केवल इंग्लिश में हम देखेंगे। तो आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसमें रियल टाइम में क्या है? जैसे वास्तविक समय सकल निपटान। वास्तविक समय सकल निपटान अर्थात हम जैसे पैसा खाते में भेजे, बैंक के माध्यम से हम आरटीजीएस करें, 2 लाख के ऊपर होगा, इसके जानते रहिए। तो जैसे हम खाते में अपने ट्रांसफ़र किए, अपने खाते के माध्यम से अपने किसी सगे संबंधी के खाते में किए, जिस समय किए उसी समय उनके खाते में क्या हो जाएगा?
क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये एनएफटी में क्या होता है, 2 लाख के नीचे होगा, इसका एक टाइम फ्रेम बना होता है 1 घंटे 2 घंटे का। अगर अभी करेंगे तो हो सकता है 1-2 घंटे बाद ही वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये जो है डिफरेंस है किसमें, आरटीजीएस और एनएफटी में। तो एनएफटी को भी हम समझ लेते हैं, साथ में थप तुलनात्मक करेंगे। इसका क्या होगा, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोनों में अंतर क्या है, आरटीजीएस में बड़ा लेन देन होता है 2 लाख से ऊपर, 2 लाख के नीचे अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनएफटी। और इसमें क्या टाइम फ्रेम या टाइम जोन बना होता है 1-2 घंटे का। जैसे अभी आप पैसा जो है जमा करेंगे तो तुरंत उसी समय विद इन टाइम में जो है आपके जिस खाते में ट्रांसफ़र पैसा कर रहे हैं उसमें क्रेडिट नहीं होगा, कुछ उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन आरटीजीएस में ये चीज़ नहीं होगा, उसमें तुरंत हो जाएगा। लेकिन उसमें लेन देन की शर्त क्या है, 2 लाख से ऊपर यानी बड़े लेन देन के लिए लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला हम देखते हैं आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या है, ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का एक मेथड है, एक प्रकार है। तो इसका मतलब क्या होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखिए तीनों में अगर हम तीनों को मिला के कंपेरिजन करें तो जैसे आईएमपीएस है, अब तो आरटीजीएस एनएफटी कुछ बड़े मेट्रो सिटी में जो है 7 दिन चल रहा है, मतलब बैंकिंग कोई ना कोई बैंक की ब्रांच खुली है तभी हो पाएगा। एक चीज़ ये अंतर है कि अगर ये दोनों करना है तो कोई ना कोई बैंक ब्रांच खुली रहेगी। लेकिन आईएमपीएस में क्या होता है 24, ये क्या होता है 24/7 होता है। ये वर्चुअल जैसे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं ना, तो चाहे संडे हो चाहे जिस टाइम आप करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें फंड ट्रांसफ़र की जो है लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन होगा। लेकिन इनमें जो है एनएफटी में भी लिमिटेशन नीचे रहेगा, लेकिन आरटीजीएस में क्या है ऊपर लेन देन के लिए उसमें भी लिमिटेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें जो है फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आईएमपीएस में नहीं है। तो इस तरीके से तीनों में जो है डिफरेंस है। हमको मेन यहाँ समझना है, कहीं तथ्यों से ज़्यादा ये समझना है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, विस्तृत रूप क्या होता है। तो विस्तृत रूप आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सब वर्चुअल फंड ट्रांसफ़र के मेथड हैं, चाहे आरटीजीएस हो, एनएफटी हो, आईएमपीएस हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगला आते हैं एटीएम का। एटीएम का फुल फॉर्म पैसा सभी निकालते होंगे, एटीएम लिखा रहता है, बैंक के साथ जो है उसका लोगो बना रहेगा। एटीएम जो है वहाँ जाके पैसे की निकासी करते हैं। इसका जैसे ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक दोनों होता है। टेलर मशीन क्या होता है, ऑटोमेटेड कहिए ऑटोमेटिक कहिए, टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म। जेम्स शेफर्ड बैरोन, जेम्स शेफर्ड बैरोन इसके पितामह कहे जाते हैं। कौन, जेम्स शेफर्ड बैरोन एटीएम के पिता कहे जाते हैं। यही एटीएम की जो है खोज किए थे, एटीएम ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक टेलर मशीन का। अगला है पीएनआर। पीएनआर क्या है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये क्या चीज़ होता है पीएनआर का, यात्रा अगर हम ट्रेवलिंग किए हों, अगर हम आरक्षित टिकट, आरक्षित का मतलब स्लीपर क्लास का टिकट लिए हों, एसी क्लास का टिकट लिए हों, तो उसमें आप देखेंगे कि 10 अंक का एक जो है पीएनआर नंबर रहता है, एकदम कोने लिखा रहेगा पीएनआर नंबर, इसी के नीचे 10 डिजिट का क्या रहेगा, पीएनआर नंबर रहेगा। उस पीएनआर नंबर से हम किसी अपने जो सीट है, जो बर्थ संख्या है, जो बोगी नंबर है, S7 है या एसी में A2 है, A3 है, जिसमें भी रहेगा उसके आधार पे, पीएनआर नंबर के आधार पे हम क्या करते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। रेलवे इसी नंबर के आधार पे यात्रियों का पूरा विवरण जो है रखता है अपने पास, नाम सहित। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका नाम ही है। अगला है RLWL। ये क्या चीज़ है, RLWL ये भी रेलवे से संबंधित है। जैसे हम कभी रेलवे में टिकट लेते हैं तो हमको इस टाइप का टिकट मिल जाता है RLWL। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बर्थ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, हम वेटिंग लिस्ट का टिकट पा गए हैं। अब निकट भविष्य में यात्रा के समय, यात्रा के 4-5 घंटे पहले तक उसको कंफर्म होना होगा, तो किसी में मेंशन कर देगा, पीएनआर नंबर से हम चेक करेंगे। नहीं तो वो वेटिंग का टिकट है ही है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो ये रेलवे से संबंधित दोनों शब्द था। अभी एक शब्द और है, तीसरा है IRCTC। इसका मतलब क्या होता है,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका अगर हम हिंदी देखें तो इंडियन रेलवे खान पान और पर्यटन निगम होता है, लेकिन बहुत हम हिंदी से उतना मतलब नहीं रखेंगे, बताए हैं। तो इसमें ये क्या है, ये भी जो है रेलवे की शब्दावली है। जितने भी रिजर्वेशन होगा टिकटों का, टूरिज्म है, जितना भी रेलवे के टिकट की बुकिंग होती है, खान पीन होता है, जो रेलवे का पानी, रेल नीर, सबका मैनेजमेंट, सबकी देख रेख कौन करता है, IRCTC। अब तो इसके अंडर में जो है सरकार जो है विनिवेश की है अपने कुछ हिस्सेदारी को, और जो है कई ट्रेनें IRCTC के अंडर में भी चलाई गई, जैसे लखनऊ से और शहरों से जो है चलाई गई IRCTC के अंडर में। लेकिन इसके पहले तक इसका काम क्या था, कैटरिंग का और टूरिज्म का। जितनी टिकट बुकिंग होती थी एक प्रकार का मोनोपोली बिजनेस था किसका, IRCTC का। पूरा टिकट बुकिंग का काम यही करती है संस्था IRCTC। अगला आते हैं RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये क्या है कि जैसे IB है, तमाम दुनिया की मोसाद एजेंसी है, इजराइल की तमाम ऐसे खुफिया एजेंसी, उसी तरीके से भारत की एक एजेंसी क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 21 सितंबर 1968 की इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम क्या है, तमाम तथ्यों के लेना, आतंकवादी गतिविधियों को जो है रोकने में सहायता सरकार की करना, सलाह देना, इस प्रकार के तमाम जो है गतिविधियाँ RA की है, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। ये हो गया। अब हम आते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा क्या है, सिम। सिम का यूज सब करते हैं, मोबाइल में सिम लगता है, उसी के माध्यम से हम किसी नेटवर्क के क्षेत्र में आते हैं सिम के ही माध्यम से। तो इसका हम फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यस है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, या ग्राहक पहचान मॉड्यूल कहते हैं। अगर हिंदी में कहें ग्राहक पहचान मॉड्यूल, लेकिन हिंदी से उतना हमको नहीं है, तो हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी की। यस का क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इसका है। देखिए मोबाइल में जो है, ये मोबाइल में सिम लगता है तो टावर तक हम संपर्क में जाते हैं, वहाँ तक वायरलेस है, बाकी टावर में जैसे हम पहुँच गए, हम पूरी तरीके से दुनिया भर में तार से जकड़े हुए हैं। वायर फिर वहाँ से काम करता है। भले हमको लगता है कि ये वायरलेस सेवा है, लेकिन टावर और हमारे मोबाइल के बीच में तार नहीं है, लेकिन ज्यों ही हम टावर के संपर्क में आ गए, फिर जो है तार के माध्यम से जो है जुड़ जाते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर के वायर जो है पूरे बिछाए गए हैं पृथ्वी के नीचे। तो उसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं दुनिया के एक दूसरे, कनेक्टिविटी हमारी है वर्ल्ड में। अगला है DRDO, DRDO डिफेंस रिसर्च। DRDO डिफेंस बहुत प्रसिद्ध संस्था है भारत की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होगा। अगला है बहुत बड़ी रिपुटेशन संस्था है, कौन, इसरो। इसरो कौन से, जैसे नासा है, नासा है अमेरिका की, वैसे जो भारत में क्या है, इसरो की है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है, स्पेस का जितने भी चंद्रयान से लेके जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, सैटेलाइट का पूरा काम कौन मैनेज करता है, ये जो है इसरो। तो इसरो के माध्यम से जो है इसका जो है पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया की देख रेख यही करती। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इस समय अध्यक्ष पूछा जा सकता कौन है, अध्यक्ष इसके समय कौन है, के सिवन है। मुख्यालय इसका इस समय कहाँ है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। स्थापना 15 अगस्त 1969 को, अध्यक्ष इस समय के सिवन है, मुख्यालय इसका कहाँ है, बेंगलुरु में है, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला आते हैं हम एक इंटरनेशनल संस्था ISO। ISO ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका काम क्या है, गुणवत्ता परक, जितना हम देखते हैं कि तमाम प्रकार के लाइसेंसिंग गुणवत्ता परक, जैसे
दिए जाते हैं कि इनको ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, इनको वो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, ट्रेनों को दिया जा रहा है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिया जा रहा है, तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। ऐसे भारत में भी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एक संगठन है, तो सब क्या रहते हैं, सबके बीचों में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सबके बीच समझौता रहता है, उसी आधार पर प्रमाण पत्रों को, जैसे हम देखते होंगे 9001 करके प्रमाण पत्र दिया जाता है, फिर जो है 14001 करके तमाम प्रकार के ऐसे जो है जिसका जैसे क्राइटेरिया उसी अनुसार उसको जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ISO क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। जेनेवा जान रहे हैं, बहुत चीज़ों का मुख्यालय जो है कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड, बहुत संस्थाओं का मुख्यालय जो है जेनेवा या स्विट्जरलैंड बना हुआ है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 23 फरवरी जो है 23 फरवरी 1947 को। एक दो बार PCS में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि ISO का जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कहाँ है, जेनेवा में 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसमें जो है महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ बहुत शेष हैं, उसकी चर्चा हम जो है अगले वीडियो में करते रहेंगे। कम से कम 2-3 वीडियो इसके संबंध में देखा जाएगा, तो हमारा इस पर एक दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाएगा और परीक्षाओं में जो प्रश्न आएगा उसको कर लेंगे। साथ साथ अपने दिनचर्या में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको जो है इस तरीके के शब्दावली दिखाई देते हैं, उनका मतलब भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।